हेलो एवरीवन, मैं संगीता एक्सपर्ट में आप सबका स्वागत करती हूँ। अभी मैंने 2 दिन से आप लोगों को एमसीक्यू दी थी वस्त्र विज्ञान के ऊपर ही, लेकिन हर टॉपिक को जब तक हम गहराई से नहीं पढ़ेंगे तब तक वो हमारे समझ में नहीं आएगा। इसलिए आज मैं जानत्व रेशा में जो दूसरा रेशा है हमारा ऊन के ऊपर आपको थोड़ा सा इसका उद्गम स्थान कौन सा है, इसका परिचय कौन सा है, कब इसका आविष्कार हुआ था, कब इसको रूटीन में लिया गया था कि ऊन का उत्पादन किया जाता है और किस तरीके से कौन से जानवरों से ऊन का उत्पादन होता है, तो इस बारे में आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी देती हूँ। जैसा कि मैंने आज का टॉपिक डाला ही है, ऊन है, तो सबसे पहले तो ये आता है कि ऊन कौन सा रेशा है। तो ये ऊन का जो रेशा है ये भी हमारा क्या है, प्राकृतिक रेशों में से आता है, प्राकृतिक रेशा। और प्राकृतिक रेशों में जो इसका आता है वो कौन सा आ जाएगा, जानत्व रेशा। प्राकृतिक में भी हमें अलग अलग चीज़ों से मिलता है, तो ये हमारा जानत्व रेशा है जो कि जानवरों से प्राप्त होने वाला रेशा है। ये ऊन है वो हमारा कोई एक जानवर से उत्पन्न होने वाला रेशा नहीं है, बल्कि ये कई तरीके के जानवरों से उत्पादन हम इसका कर सकते हैं। ये मुख्य रूप से तो हमारा भेड़ आता है कि भेड़ों से जो ऊन उतारी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, ऊन कहते हैं, है ना। तो लेकिन ऊन के साथ साथ हमारी जो ऊंट प्रजाति है, ऊंट प्रजाति से भी आपके बाल उतारे जाते हैं, तो वो भी हमारा ऊन उत्पादन का साधन है। खरगोश है और कई जगह की तो बकरियों से भी बहुत बढ़िया हमारी ऊन है उसकी प्राप्ति होती है। तो खरगोश हो गया, ऊन हो गया, भेड़ हो गई, ऊंट हो गए, तो ये सब हमारे क्या है, ऊन प्राप्ति के साधन हैं। तो इन सब की हम चर्चा करेंगे कि किस जानवर से ऊन है वो किस तरीके की हमें प्राप्त होती है, और उसके बाल है वो शरीर के कौन से हिस्से से उतारे जाएंगे ताकि वो ऊन है सबसे बढ़िया मानी जाती है। एक भेड़ की भी अगर हम संरचना देखें उसके पूरे शरीर की, तो उसके हर शरीर के अंग पे से अलग अलग नाप की ऊन निकलती है। तो उन ऊनों के आधार पर भी हमारे वस्त्र हैं उसका निर्माण किया जाता है। तो ऊनी वस्त्र से हम अलग अलग क्वालिटी के जो वस्त्र बनाते हैं, तो वो सब हम इसके अंदर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक हमारा एक वीडियो में पूरा होने वाला नहीं है, इसलिए कई वीडियो के अंतर्गत हमें 2 या 3 वीडियो के अंदर इसकी चर्चा करनी पड़ेगी कि उनका उत्पादन है वो हमें कैसे किस तरीके से करना है। तो आज यहाँ मैंने बताया है कि जो ऊन का उद्गम स्थान है वो इंग्लैंड माना गया है। सर्वप्रथम इंग्लैंड के अंदर ऊन के रेशों का उत्पादन किया गया था, और ऐतिहासिक साक्ष्यों से ये पता चलता है कि जो हमारी मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया के अंतर्गत हमारी जो मेरिनो नामक ऊन है, मेरिनो एक भेड़ का ही नाम है, मेरिनो जाति का भेड़ होता है एक, तो उससे मेरिनो नामक जो वूल यानी ऊन प्राप्त होती है, तो वो सर्व कोटि की उच्च कोटि की ऊन है जो हमें मेरिनो जाति के भेड़ से प्राप्त होने वाली ऊन को हम मानते हैं। तो ये मेरिनो जाति की भेड़ से ही मेसोपोटामिया के अंतर्गत हमें ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर ये ज्ञात हुआ है कि मेसोपोटामिया में मेरिनो भेड़ से मेरिनो वूल का उत्पादन किया गया था। 13वीं शताब्दी से स्पेन में इसका आविष्कार हो चुका था। तो यानी ये रेशा हमारा कोई नया रेशा नहीं है, ये हमारा काफ़ी पुराना रेशा है। और हमारे जितने भी मुग़ल बादशाह हुए हैं, इन्होंने ऊन के उत्पादन के लिए बहुत प्रयास किया था, उन्होंने इसको बहुत प्रोत्साहन भी दिया था। आपने देखा हो तो जो जोधा अकबर आपने सीरियल देखा होगा, तो वहाँ पे जो अकबर हैं वो कश्मीरी शॉल के बहुत शौकीन थे। उन्होंने ऊन का इतना आविष्कार बढ़ाया था कि वो अपने आए हुए अतिथियों को कश्मीर के पश्मीना शॉल है वो सबसे, मैंने नोट भी कर रखा है यहाँ पे कि पश्मीना शॉल है वो हमारा सबसे ज़्यादा महंगा और सबसे बढ़िया क्वालिटी का जो शॉल है उसको माना जाता है, जिसका उत्पादन खाली कश्मीर में होता है। वो इतना बारीक होता है
और इतना बारीक होने के बावजूद भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्माहट होती है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा सकता है कि पश्मीना शॉल है वो कहाँ का फेमस है, या कश्मीर है वो कौन से शॉल के लिए फेमस है। तो वहाँ का पश्मीना शॉल है वो काफ़ी अपनी लोकप्रियता के लिए, ये देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, कश्मीर के पश्मीना शॉल, जो मुग़ल बादशाहों को इसका श्रेय जाता है, क्योंकि मुग़ल बादशाहों ने इसके प्रोत्साहन में काफ़ी अपनी अहम भूमिका को इसके लिए निभाया है। ऊन प्राप्ति के साधन क्या क्या है? एक तो विक्यूमा ऊँट, ये आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए जो मिक कोट का निर्माण होता है, मिक कोट एक बहुत ही महंगा कोट, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। कौन सा कोट है? कोट का नाम क्या है? मिक कोट नाम है। जो विक्यूमा एक दुर्लभ प्रजाति है, आजकल तो ये प्रजाति है वो मिलती नहीं है, ये ऊँट की प्रजाति है जिसके बालों से ये मिक कोट तैयार किया जाता है। इसके ऊपर प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि विक्यूमा ऊँट प्रजाति से कौन से प्रकार के कोट का निर्माण किया गया था, और ये सबसे महंगा कोट माना जाता है। इसलिए इस मिक कोट को आप अंडरलाइन कर लेना कि ऊन प्राप्ति के साधन में सबसे जो महंगा कोट है वो विक्यूमा कोट है, और इसकी मिक जाति है वो सबसे बढ़िया क्वालिटी का जो कोट है वो तैयार किया जाता है। इसके अलावा अंगोरा बकरी है, ये बकरी की एक प्रजाति है, इससे भी बढ़िया किस्म का ऊन है वो तैयार होता है। एक हमारी कश्मीरी बकरी है, लांबा ऊँट है, लांबा है प्रजाति है, ये ऊँट की प्रजाति है। अंगोरा है वो खरगोश की जाति है, और ऊँट, ये सारे हमारे क्या है, अलग अलग ऊँट, बकरी, खरगोश और भेड़, इन सब से प्राप्त होने वाली ऊन है, ये सारे हमारे प्राप्ति के साधन बताए गए हैं। तो इन सब से अलग अलग प्रजातियों की ऊन है वो हमारी तैयार की जाती है। ऊनी रेशों का वर्गीकरण किस आधार पर हम कर सकते हैं? तो ऊनी रेशों का वर्गीकरण है वो हमारे छोटे बड़े रेशों के आधार पर हमने इनको बनाया है, और वो भी बनाने का तरीका क्या है कि ऊन कौन सी क्वालिटी की है, वो कितनी अच्छी है, कितनी बढ़िया है, इसके आधार पर ये ऊन का वर्गीकरण किया गया है। आपको सबको पता है कि हम जो मानव प्रजाति है इसमें भी जो बाल आते हैं, तो जो बच्चे के जन्म के समय के बाल होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और कोमल माने जाते हैं, और जैसे जैसे हम बालों को कटवा लेते हैं तो उसके बाद हमारे जो बाल होते हैं वो खुरदरे हो जाते हैं, थोड़े से मोटे हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं। तो ऐसा ही इन जानवरों के अंदर भी माना गया है। तो यहाँ पे जो इसका वर्गीकरण किया है, मैंने पहला किया है मेमने की ऊँट। मेमना क्या है? ये हमारे भेड़ के बच्चे को क्या कहा जाता है? हर के बच्चे को, जैसे कुत्ते के बच्चे को पप्पी कहते हैं ना, तो वैसे ही भेड़ के बच्चे का नाम क्या है? मेमना है। और वो मेमने की उम्र क्या है? 8 माह है। जो 8 माह का यानी पूर्ण रूप से बच्चा है वो अभी पूरा बड़ा नहीं हुआ है, तो उसकी जो ऊन होती है, मेमने की जो ऊन होती है जो कि 8 माह का है, इससे जो ऊन काटी जाती है वो बहुत ही सॉफ्ट, चिकनी, चमकदार और मुलायम होती है। तो इससे जो वस्त्र तैयार किए जाते हैं वो हमारे उच्च क्वालिटी के बढ़िया महंगे वस्त्र तैयार होते हैं। तो ये मेमने की ऊँट का हमने वर्गीकरण किया है। एक है होगेट ऊन। ये होगेट ऊन किसको कहा जाता है? जो 12 से 14 माह का भेड़ होता है, यानी 8 माह से ऊपर हो गया। अब ये 12 माह से 14 माह का जो भेड़ होता है उसके बालों से जो ऊन उतारी जाती है वो हमारी होगेट ऊन के नाम से जानी जाती है। तो ये एज ग्रुप है, आपको ध्यान रखना होगा कि मेमने की ऊन है वो कितने माह के बच्चे के लिए ऊन से तैयार होने वाली है, होगेट ऊन है वो कितने माह के भेड़ के बच्चे से तैयार होती है। वेदर ऊन है, ये आपकी दूसरी बार उतारी जाने वाली ऊन होती है। जैसे हमने किसी भी जानवर की पहली ऊन उतार दी जो उसके जन्म की थी, और उसके बाद जब दोबारा जो ऊन आती है तो उसको क्या कहा जाता है? वेदर ऊन के नाम से जाना जाता है। एक हमने रखी है खींची हुई ऊन।
ये खिंची हुई, वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है खिंची हुई ऊन। खिंची हुई ऊन का मतलब है कि जैसे आपको पता है कि जानवर, कुछ लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो वो उनके भेड़ बकरियों का मांस है वो खाने के उनके प्रचलन में रहता है। तो जो मतलब भेड़ मांस के लिए जिनको मारा जाता है या काटा जाता है, तो काटने के बाद है उनके बालों के ऊपर चूना या कोई भी जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या कोई सल्फ्यूरिक अम्ल है, इस तरीके के अम्ल को उसके ऊन के ऊपर डाला जाता है। और ऊन वो अम्ल डालने के बाद में क्या होता है, उसकी ऊन है वो थोड़ी सी अपनी जगह छोड़ देती है और फिर उस ऊन को एक एक जैसे पकड़ पकड़ के खींच के निकाली जाती है। तो वो ऊन हमारी क्या कहलाती है, खिंची हुई ऊन कहलाती है। ये ऊन है निम्न क्वालिटी की मानी जाती है, क्योंकि ये रासायन का प्रयोग इसके ऊपर हो गया, तो रासायन के प्रयोग होने से इनके रेशे हैं वो थोड़े से कोमल हो जाते हैं, नाजुक हो जाते हैं, और उनमें जो लचक होती है वो भी कम हो जाती है। प्रत्यास्था जिसके अंदर हम कह सकते हैं वो हमारी कम हो जाती है। तो ये खींची हुई ऊन होती है, ये निम्न क्वालिटी की होती है, और साथ में जो इनसे वस्त्र बनते हैं वो बढ़िया क्वालिटी के नहीं बनते, इसलिए इनके गलीचे नमदे वगैरह है वो बनाने के काम में लिया जाता है। एक आती है मृत ऊन। मृत ऊन भी मरे हुए जानवरों से प्राप्त की जाने वाली ऊन होती है। जो जानवर मर जाते हैं फिर उनके शरीर से वो ऊन है निकाल के और उनसे अलग अलग तरीके के वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। तो वो ऊन हमारी क्या हो गई, मृत ऊन के नाम से जानी जाती है। फिर आती है एक कालीन ऊन। कालीन ऊन मतलब छोटी भी होती है, कड़ी भी होती है, खुरदरी भी होती है, और जिसका काम क्या है, खाली कालीन बनाने के काम में ही आती है। आप जानते हो दरी, कालीन, गलीचे हैं, ये सब जब हम ऊन का उत्पादन करते हैं और फिर उसके अंदर जब कोम्बिंग की प्रक्रिया होती है, छोटे रेशों को अलग किया जाता है और बड़े रेशों को अलग किया जाता है। तो जो छोटे रेशे बच जाते हैं उनको क्या किया जाता है, एक संरचना के अंतर्गत इनको यहाँ पे इस तरीके से फिट कर दिया जाता है, और फिट करने के बाद में इसको ताप और दाब देकर इनको सेट किया जाता है, ताकि ये रेशे हैं एक दूसरे के नज़दीक आ जाएं और एक दूसरे में फंस जाएं, और फिर वो नए नए डिज़ाइन आकार के अकॉर्डिंग उनको गलीचे का या नमदों का रूप दे दिया जाता है। तो वो हमारी क्या कहलाती है, कालीन ऊन के नाम से जानी जाती है। ताप और दाब के माध्यम से ऊनी रेशों में सबसे ज़्यादा सटने का गुण पाया जाता है। अगर आप और किसी चीज़ को जैसे कॉटन को या और कोई जैसे जूट को देखा जाए तो उनमें ये गुण है वो कम देखा जाता है। ऊनी रेशों में, सिल्क के रेशों में इनमें ये गुण ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा ऊन के रेशों में गुण ज़्यादा देखा जाता है। और प्रत्यास्था देखी जाए, हमने प्रत्यास्था का अध्ययन बहुत बार किया है। प्रत्यास्थता ये सबसे ज़्यादा क्या होती है, ऊनी रेशों में पाई जाती है, प्रत्यास्था भी, प्रतिस्कंदता। तो इन दोनों के कारण ही क्या होता है, इसमें जो लचक होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। एक इसके अंदर है वो सलवटें नहीं पड़ती और आपके शरीर के अकॉर्डिंग है, आपके शरीर पर ये फिट हो जाती है, निकालने के बाद अपने पूर्ण आकार के अंदर व्यवस्थित हो जाती है। तो ये गुण ही हमारा क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता का गुण कहलाता है। तो ये हमारी हो गई ऊन का वर्गीकरण, जिनके आधार पर हमने अलग अलग तरीके के रूप में ऊनों को प्राप्त किया है। फिर आ जाती है ऊन की श्रेणियाँ। प्रथम क्वालिटी का ऊन, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो इस आधार पर हमने ये 4 क्वालिटी बनाई है। पहली क्वालिटी मेरिनो जाति के ऊन से प्राप्त होती है। इनके रेशों की लंबाई होती है वो 1 से लेके 5 इंच तक की मानी गई है। और जो हमारा दूसरा क्वालिटी यानी सेकंड नंबर की जो ऊन होती है, जिसकी लंबाई 2 से 4 इंच के बराबर होती है। तीसरी है वो 4 इंच से 18 इंच के बराबर इनकी लंबाई देखी जाती है। और ये है हमारी फोर्थ क्वालिटी है, वो 1 से लेके 16 इंच तक की इनकी लंबाई होती है, लेकिन इनकी क्वालिटी होती है काफ़ी हल्की होती है। लंबे रेशे तो होते हैं लेकिन इनकी क्वालिटी है बहुत ही
लोअर क्लास की होती है, जिसके कारण इनसे हल्के और जो कालीन वगैरह है उस तरीके के ही इनके अंदर, जिनमें बालों की ज़्यादा आवश्यकता होती है, फर वाली चीज़ें हैं, वो ही इनसे निर्मित की जाती है। तो इस आधार पर इनकी अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट और सेकंड है ये हमारे महंगे और उच्च क्वालिटी के वस्त्र बनाने के लिए काम आने वाली श्रेणियां हैं। फिर आता है हमारा ऊन के प्रकार। इन ऊन के रेशों का हमने कितने आधार पर इनको वर्गीकृत किया है? 2 आधार पर वर्गीकृत किया है। एक को तो हम क्या बोलते हैं, ऊनी वस्त्र बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं वेस्टर्न वस्त्र। इन दोनों पे भी क्वेश्चन आते हैं। वेस्टर्न वस्त्र किससे निर्मित किए जाते हैं, या ऊनी वस्त्र है वो किससे निर्मित किए जाते हैं? तो ऊनी वस्त्र है, जो रेशे हमारे छोटे होते हैं उनसे तो हमारे ऊनी वस्त्र तैयार किए जाते हैं, और जो वेस्टर्न वस्त्र है वो लंबे रेशों से तैयार किए जाते हैं। इन दोनों में अंतर ये है, ये वस्त्र हमारे महंगे होते हैं, उच्च क्वालिटी के होते हैं, गर्माहट वाले होते हैं। इनके अंदर गर्माहट भी कम होते हैं, छोटे रेशे भी होते हैं, इनकी क्वालिटी होती है वो भी हमारी कम देखी गई है। इसके अलावा भी इनके अंदर बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जिनको हम देख सकते हैं कि ऊनी और वेस्टर्न वस्त्र के अंतर्गत अंतर है वो हमारा क्या है। तो ये ज़्यादातर जो प्रश्न आते हैं वो इसी आधार पर आते हैं कि ऊनी वस्त्र किससे तैयार किए जाते हैं, तो छोटे रेशों से तैयार किए जाते हैं। वेस्टर्न वस्त्र किससे तैयार किए जाते हैं, तो लंबे रेशों से तैयार किए जाते हैं। और इनका मुख्य जो अंतर है, ये महंगे, सुंदर, गर्माहट वाले होते हैं, और ये हमारे हल्के, खुरदरे और कम गर्माहट वाले होते हैं। ये मोटे वस्त्र होते हैं और ये हमारे बारीक वस्त्र होते हैं। बारीक वस्त्रों के अंदर भी काफ़ी अच्छी गर्माहट इसके अंदर देखी जाती है। ये विदेशी वस्त्र भी कहा जाता, वेस्टर्न वस्त्र है, ये विदेशी वस्त्र के नाम से भी जाना जाता है, और ये हमारे इंडियन वस्त्र के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के वीडियो में, आगे के वीडियो में मैं आपकी ऊन उत्पादन की प्रक्रिया को समझाऊंगी और इसके रासायनिक और भौतिक विशेषताएं लेके आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।